वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा डार्क रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, प्लस डार्क रिएक्शन इसको क्यों बोला गया। और इसके साथ साथ एक और प्रोसेस होता है बेटा जिसको हम लोग C2 साइकिल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, जो कि एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये तीन टॉपिक जो है आज के लेक्चर में जो है वो कंप्लीट होंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का नाम बेशक डार्क हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन जो है वो अंधेरे में होगी। बेटा अभी तक हम लोगों ने लाइट रिएक्शन की है। लास्ट लेक्चर्स में हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देखा है, जिसमें हमने ये देखा था कि लाइट की प्रेजेंस में किस तरीके से वाटर को ब्रेक डाउन करते हुए हमने ATP और NADPH जो है, जो कि एनर्जी की फॉर्म है, उनको बनाया। और उन एनर्जी की फॉर्म का हम लोग बेटा यूज करेंगे CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, ये चीजें हमने बेटा लाइट रिएक्शन में बनाई थी। इन लाइट रिएक्शन का हम लोग CO2 को फिक्स करने में, ग्लूकोज बनाने में यूज में लेंगे इन ATP वगैरह का। तो इसलिए बेटा हमने इस रिएक्शन का नाम डार्क रिएक्शन रख दिया, क्योंकि ये लाइट के प्रोडक्ट का यूज करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अब रिएक्शन होने वाली है CO2 से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाली रिएक्शन, जो ये रिएक्शन होने वाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन अंधेरे में होगी या ये रिएक्शन जो है कुछ अलग होगी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स थे उनका हम लोग यूज करेंगे CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए मैंने इसको डार्क रिएक्शन बोला है। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है ब्लैकमैन। ठीक है, इसलिए हम इसको ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्योंकि ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी तो बायोसिंथेटिक फेज के नाम से भी जानते हैं और एंजाइमेटिक फेज के नाम से भी जानते हैं। ये रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा के अंदर होती है, जो थाइलाकोइड से अलग रीजन होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, मिजनोमर है। मिजनोमर का मतलब यह है कि जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम नहीं है। डार्क रिएक्शन नाम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंधेरे में होगी बेटा, ये भी लाइट की प्रेजेंस में ही होगी। ओके, किस तरीके से ग्लूकोज बनाया जाता है? इसके 3 वेज हैं, C3 साइकिल, C4 और कैम्प पाथवे। 3 तरीके से मैं ग्लूकोज की सिंथेसिस जो है हम लोग पढ़ेंगे। आज का लेक्चर जो है बेटा वो C3 के बारे में होगा कि किस तरीके से जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है बाय C3 पाथवे। इसके अंदर काफी ड्रॉबैक्स भी होती है इस पाथवे की, फोटो रेस्पिरेशन होने का खतरा रहता है, उसको भी हम लोग आज इसके टॉपिक में देखेंगे। लेकिन मोस्टली प्लांट में C3 साइकिल ही जो है वो चलती है। ठीक है, C4 प्लांट के अंदर भी C3 साइकिल जरूर होगी। कैम्प पाथवे के अंदर भी C3 साइकिल जो है वो जरूर होगी। ओके, तो मोस्ट अबंडेंट जो है वो C3 साइकिल ही है, जो हमेशा प्रेजेंट रहती है। 100% हर प्लांट के अंदर C3 प्रेजेंट रहेगी। लेकिन C4 प्लांट के अंदर तरीका अलग होगा, कैम्प पाथवे के अंदर तरीका अलग होगा C3 साइकिल चलाने को। नॉर्मल जो C3 साइकिल प्लांट चलाते हैं उनको मैं C3 प्लांट बोलता हूं, जिनके अंदर पहली ही साइकिल जो है वो C3 साइकिल चलेगी ग्लूकोज को बनाने के लिए। ये C4 और कैम्प पाथवे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी जो है वो C3 साइकिल के बारे में बात करते हैं बेटा। C3 साइकिल एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेल्विन कैल्विन, इन्होंने दी थी, तो इसलिए बेटा इसको कैल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बेटा क्लोरेला एल्गी के ऊपर, और इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज किया था C14, और इससे इन्होंने एक प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दिया, सबसे पहला प्रोडक्ट, जिसका नाम था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, जो कि बेटा 3 कार्बन का कंपाउंड था। इस वजह से इस साइकिल का नाम रख दिया गया बेटा C3 साइकिल। और इस प्रोसेस में एक एंजाइम यूज होता है बेटा जिसका नाम है रुबिस्को। ठीक है, जो कि हेल्प करता है CO2 को अटैच कराने में। रुबिस्को इस दुनिया जहान में प्लांट का सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है। प्लांट का क्या, सब में से अगर कोई सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अगर एंजाइम कोई है तो बेटा रुबिस्को है। ठीक है, क्योंकि एक लीफ और एक लीफ के अंदर इतनी सारी सेल और हर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, इनमें जो है रुबिस्को पाया जाता है। तो इसलिए बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है वो कौन सा है बेटा? रुबिस्को। रुबिस्को के एक नाम से और जाना जाता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। लेकिन इस रुबिस्को एंजाइम की एक प्रॉब्लम ये है
कि ये बंदा दो बंदों के साथ अटैच हो सकता है, ये CO2 के साथ भी अटैच हो सकता है रुबिस्को, और ये ऑक्सीजन के साथ भी अटैच हो सकता है। अगर ये CO2 के साथ अटैच हुआ तो इसकी एक्टिविटी होती है कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, और अगर ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ तो इसकी एक्टिविटी होती है बेटा ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। इसकी दो तरीके की एक्टिविटी है, इस वजह से मैं इस बंदे को जो है जब ये CO2 के साथ अटैच होगा तो ग्लूकोज बनाएगा, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया तो बेटा ये फोटो रेस्पिरेशन करेगा, जो कि हमारा आने वाला टॉपिक है। तो पहले बेटा इसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को देखेंगे कि किस तरीके से ये ग्लूकोज बनाएगा थ्रू द C3 साइकिल। ठीक है, थ्रू द C3 साइकिल। ठीक है, क्योंकि रुबिस्को जो है वो दोनों के तरीके से दोनों के साथ बाइंड कर सकता है। हमारे काम का कौन सा है? जब वो CO2 के साथ बाइंड करे, हमारे काम का है। ठीक है, वो हमें ग्लूकोज अच्छे से बना के देगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गया तो वो नहीं करके देगा। और C4 प्लांट जो है इस बात में थोड़े से एडवांस होते हैं कि उनके पास रुबिस्को इस तरीके का होता है कि उसका रुबिस्को सिर्फ CO2 के साथ ही बाइंड करेगा। ये हम देखेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, नॉर्मल C3 साइकिल्स में, नॉर्मल C3 प्लांट्स के अंदर दोनों एक्टिविटी शो कर सकता है, लेकिन जब वो CO2 के साथ एक्टिविटी शो करेगा तो क्या करेगा बेटा? केल्विन साइकिल करेगा। कैसे करेगा वो देखते हैं। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन स्टेप है। ठीक है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि हमारा भाई साहब जो है रुबिस्को वो दोनों के साथ एक्टिविटी शो कर सकता है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों के साथ एक्टिविटी शो कर सकता है। RUBP एक 5 कार्बन का कंपाउंड है जो कि एक CO2 के साथ पहले फर्स्ट बाइंड करता है। इस RUBP को अटैच कराता है कौन? रुबिस्को, और इससे बेटा PGA बनता है जो कि कितने कार्बन का है बेटा? 3 कार्बन का है। RUBP कितने कार्बन का था? 5 कार्बन का। CO2 1 कार्बन का। टोटल कितने कार्बन हो गए? 6। बैलेंस करो, ये 3 कार्बन है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये रुबिस्को एंजाइम जो है वर्क करेगा कब? लाइट की प्रेजेंस में। प्लस इसको क्या चाहिए? मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर चाहिए। इसकी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम हमें चाहिए होता है। अब भाई बात ये आई कि लाइट की प्रेजेंस में काम करेगा। हम तो क्या पढ़ रहे हैं? डार्क रिएक्शन। तो बेटा मैंने शुरू में बोला कि डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर है। इसका मतलब जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम नहीं है, हो तो लाइट की प्रेजेंस में ही रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब RUBP जो है बेटा फर्स्ट एक्सेप्टर होता है हमारा CO2 को कैच करने वाला। उसके बाद सेकेंड स्टेप है हमारे पास रिडक्शन। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा? जो PGA हमने यहाँ से बनाया है, इस PGA को ATP और NADPH देके हम लोग कन्वर्ट करते हैं ट्रायोस फॉस्फेट में, या इसको बोलता हूँ बेटा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में ये 2 मॉलिक्यूल होते हैं, और ये बंदा जो है ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है। इसके मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज में जाते हैं। इस स्टेप को हम लोग ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल स्टेप के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब खाना बॉडी के अंदर चला जाता है उसके बाद उससे कहा जाता है एनर्जी बनाओ, और ग्लूकोज जब एनर्जी बनाता है, ग्लूकोज जब टूटता है तब उसमें जो है हमें ATP मिलती है। ठीक है, और जब वो ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा होता है तब वो हमें देख के जाता है बेटा PGAL, और यहाँ हमारा PGAL जो है वो हमें ग्लूकोज देख के जा रहा है। उल्टा प्रोसेस हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस का, तो इसलिए हमने बोला बेटा ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल पाथवे है ये। ठीक है, अब ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है इसका 1 कार्बन जो है यहाँ पे आ जाता है ग्लूकोज के बनाने के लिए। अब ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है, ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा? वापिस से RUBP में कन्वर्ट करते हैं। इस स्टेप को बोलते हैं रीजनरेशन, जिसमें हमने 3PGAL को कन्वर्ट कर दिया किसमें? RUBP में। PGAL और ट्रायोस फॉस्फेट एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया बेटा किसमें? RUBP में। ये 6 कार्बन था टोटल, और ये 5 कार्बन है, तो इसका मतलब 1 कार्बन कहाँ चला गया? ग्लूकोज बनाने में। ठीक है, ग्लूकोज किस तरीके से बना? ये बहुत सारे स्टेप का प्रोसेस है। NCERT हमें क्लास 12 पे इतना, क्लास 11 पे हमें इतना ही देती है, तो हमें इतना ही पढ़ना है कि इसका 1 कार्बन बस निकल गया, किस लिए? ग्लूकोज को बनाने में। ठीक है, और RUBP जो है वो दोबारा से बन गया। तो ये इस तरीके से एक साइकिल बन गई। इसका आउटलेट देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास RUBP है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन स्टेप हुआ जिसमें CO2 जो है हमने क्या की यहाँ पे ऐड की। ये 5 कार्बन है, ये 1 कार्बन, तो टोटल जो है 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। ये 3 कार्बन का है, तो इसलिए हमने इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 2 ATP और 2 NADPH का यूज करके कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 3PGAL में। ठीक है, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है।
3 कार्बन, ये 2 कार्बन, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कितना हो गया 6 कार्बन, 6 कार्बन यहाँ थे। अब ये क्या करता है, एक बंदा जब ये रीजनरेशन में जाता है तो अपना एक CO2 लूज कर देता है, किसके लिए, ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए, और वापस क्या बन जाता है हमारे पास RUBP बन जाता है जो कि 5 कार्बन का है, ठीक है। और इसमें हमें जो है ATP की जरूरत पड़ती है। अब आप देखो हमने ATP और NADPH कहाँ दिए बेटा, हमने एक CO2 निकालने के लिए, ग्लूकोज का एक CO2 के लिए, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन की चेन होती है बेटा, 3 4 5 6। अभी हमें सिर्फ एक CO2 एक कार्बन मिला है, हमें सिर्फ एक कार्बन जो है यहाँ से मिला है, एक कार्बन का कंपाउंड हमें यहाँ से मिला है, एक कार्बन का कंपाउंड जो है, एक कार्बन का कंपाउंड जो है हमें यहाँ से मिला है। एक कार्बन का कंपाउंड लेने के लिए हमें बेटा, ठीक है, हमें जरूरत पड़ी बेटा 3 ATP और 2 NADPH की, ठीक है, 3 ATP और 2 NADPH की, ठीक है। देखो आप 2 ATP ये, 2 NADPH ये, और बेटा 1 ATP ये, टोटल कितनी ATP होगी बेटा, 3 ATP और 2 NADPH। अगर एक ग्लूकोज बनाना हो, 6 कार्बन बनाने हो, तो बेटा ये साइकिल 6 बार चलेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक कार्बन मिला है, ठीक है। तो बेटा 3 ATP को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 ATP, ठीक है। और 2 NADPH को अगर बेटा हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 NADPH। तो बेटा एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH की जरूरत होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी C3 साइकिल। अब बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की। किसकी बात करते हैं हम लोग, फोटो रेस्पिरेशन की, क्योंकि हमारा रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करता है, हमारा रुबिस्को जो है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करता है, और ये एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है, इसको करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस को हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोल रहे हैं क्योंकि इसमें CO2 गैस जो वो निकलती है, और CO2 गैस मतलब ना वो एनर्जी देके जा रही, क्योंकि जैसे मान लो हम लोग भी रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें जो है एनर्जी निकलती है, क्योंकि उसमें जो है ग्लूकोज वगैरह ब्रेक डाउन होते हैं, लेकिन इसमें ग्लूकोज वगैरह का ब्रेक डाउन नहीं हुआ फोटो रेस्पिरेशन में। कहीं से भी जो है CO2 निकलेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर किसी भी सबस्ट्रेट को यूज करके अगर CO2 निकलेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा हो, ठीक है। जब आपका ग्लूकोज फैट वगैरह इनके अगर ब्रेकडाउन से निकले तब वो रेस्पिरेशन, जब वो एनर्जी देके जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो इसलिए हम लोग इसको फोटो रेस्पिरेशन बोल देते हैं, क्योंकि CO2 निकल रही है इसमें और एनर्जी वगैरह नहीं बन रही, तो ये रियल जो है रेस्पिरेशन नहीं है, ठीक है। एनर्जी बन नहीं रही, उल्टा इसके अंदर एनर्जी लग जाती है। क्यों लग जाती है बेटा वो देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग C2 साइकिल के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर 25% कार्बन जो है वो लॉस हो जाता है, प्लस ATP लग जाती है, ज़्यादा ATP लग जाती है, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा ATP लग जाती है। रेस्पिरेशन से तो ATP निकलनी चाहिए थी, लेकिन इसमें तो हमें उल्टा देनी पड़ रही, तो इसलिए वेस्टफुल प्रोडक्ट है। और कब रुबिस को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो और ऑक्सीजन ज़्यादा हो, तब करेगा वो। होता क्या है बेटा, RUBP अगर मान लो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गया क्लोरोप्लास्ट में, तो बनाता बेटा एक मॉलिक्यूल तो PGA और एक बना देता है बेटा फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन का है। ये PGA 3 कार्बन का था, लेकिन बेटा ग्लाइकोल इसमें क्या नाम है, इसमें C3 साइकिल में हमें जो है ये चाहिए होता है कितने कार्बन, कितने 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं PGA के, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितना मॉलिक्यूल बन रहा है PGA का, 1। अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे एक और PGA में, ताकि 2 PGA बन जाए। समझो ध्यान से, फोटो रेस्पिरेशन में हमें मिला एक मॉलिक्यूल PGA, एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट, लेकिन हमें चाहिए थे फोटोसिंथेसिस के दौरान 2 मॉलिक्यूल PGA के, लेकिन ये हमें एक मॉलिक्यूल PGA देके जा रहा है। तो इसलिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, सेल क्या करती है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इसको वापस कन्वर्ट करवाता है ताकि ये एक PGA और बना दे। और उस प्रोसेस को कराने में यहाँ पे क्या हो रहा था, डायरेक्ट हमें 2 मॉलिक्यूल मिल रहे थे। अब गलती ये हो गई कि हम लोग ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गए और हमें जो है सिर्फ एक PGA मिला, तो इसलिए सेल क्या करती है, दोबारा से एक और साइकिल चलाती है ताकि वो एक और PGA बना के लाए, और यहाँ पे एक और PGA बना के लाएगी वो। तो इस साइकिल को फोटो रेस्पिरेशन के नाम से जानेंगे, C2 साइकिल के नाम से जानेंगे। और इस प्रोसेस में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जो काम नॉर्मली हो रहा था उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा रुपए जो है वो खर्चने पड़ेंगे,
ठीक है, तो होगा क्या बेटा, फॉस्फोग्लाइकोलेट को ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट किया जाता है और ये ग्लाइकोलेट जो है बेटा उसके बाद भेजा जाता है। ये चीज हो रही है बेटा आपके क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। अब ग्लाइकोलेट जो है बेटा जाता है पेरोक्सीसोम में, ये चीज पेरोक्सीसोम में हो रही है। ग्लाइकोलेट पेरोक्सीसोम में जाके ग्लाइकोक्सिलेट प्लस H2O2 बन जाता है और पेरोक्सीसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि H2O2 को ब्रेक डाउन करवा देता है वाटर में। पेरोक्सीसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि टॉक्सिक H2O2, टॉक्सिक पेरोक्साइड आयन, ठीक है, H2O2 सेल के लिए टॉक्सिक होती है, तो इसलिए जो है H2O2 का ब्रेकडाउन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्लाइकोक्सिलेट प्लस H2O2 बन जाता है तो उसको पेरोक्सीसोम जो है कन्वर्ट कर देता है नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में H2O2 को, तो इसलिए ये स्टेप जो है पेरोक्सीसोम में हो रहे हैं। फिर ग्लाइसिन जो है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, ये स्टेप जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस ग्लाइसिन को सीरीन में कन्वर्ट कर देता है प्लस CO2 निकाल देता है। देखो CO2 का भी लॉस हो गया, कितनी परसेंट CO2 लॉस हो गई बेटा, 25% CO2 लॉस हो गई। अब ये सीरीन जो है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में जाता है और हाइड्रोक्सी पायरुवेट ग्लाइऑक्सिलेट में जाता है। ये स्टेप वापस से पेरोक्सीसोम में हो रहा है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पहले क्लोरोप्लास्ट फिर पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से फिर पेरोक्सीसोम और फिर क्लोरोप्लास्ट में जाएगा। हाइड्रोक्सी पायरुवेट से ग्लिसरेट बनेगा कहाँ, पेरोक्सीसोम में। ये ग्लिसरेट वापस से क्लोरोप्लास्ट में आएगा और ATP का यूज करते हुए, ADP का यूज करते बेटा एक और मॉलिक्यूल जो है बना देगा PGA का। अब मुझे 2 मॉलिक्यूल जो है वो PGA मिल गए। देखो मुझे 2 मॉलिक्यूल PGA मिल गए। अरे भाई 2 मॉलिक्यूल PGA पहले ही नहीं मिल जाते, आसानी से यहीं पे मिल जाते, लेकिन बस एक गलती होगी, RUBP किसके साथ बाइंड कर गया, ऑक्सीजन के साथ। और गलती ऐसी हुई कि जब 2 मॉलिक्यूल PGA बनाए तो हमने इतनी ज्यादा स्टेप यूज करे प्लस NADPH दी, एनर्जी का सोर्स, और एक ATP दिया, ठीक है, तो इसमें हमें एनर्जी जो है और ज़्यादा लगानी पड़ी, इसलिए ये वेस्टफुल प्रोडक्ट है। आई होप आपको जो है C3 साइकिल और C2 साइकिल आपको समझ में आई होगी। डार्क रिएक्शन का इंट्रोडक्शन जो है वो समझ में आया होगा।